नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर बार नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं आने वाले सप्ताह के मौसम के बारे में और ये भी बताते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने मौसम के अनुसार किसान भाइयों को क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब बात बिहार की कृषि की होती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा दलहन की खेती को भी जाता है। आज कृषि कनेक्शन में हम बात दलहन की खेती पर ही करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं अरहर की खेती के बारे में। हम जानेंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IB पांडे से कि किस तरीके से अरहर की खेती की जाए कि आपको अधिक से अधिक उपज और अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाए। अरहर की खेती सामान्यतः खरीफ मौसम में करते हैं। अरहर से अधिक अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही भूमि का चुनाव करें, उसका ज़मीन की अच्छी तैयारी करें, इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या को मेंटेन करें, सही बीज का चुनाव करें और समय समय पर उसके खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन एवं कीट व्याधि प्रबंधन के लिए का भी व्यवस्था करें। इससे आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अरहर की बुआई दोमट से लेकर के बलुई दोमट भूमि में की जा सकती है और यह ध्यान रहे कि जहाँ जल निकास की भूमि में अरहर की खेती करते हैं। जहाँ जल जमाव है वैसे स्थान पर अरहर की खेती नहीं करते हैं। बुआई के पहले आप एक गहरी जुताई कर लें, उसके बाद कल्टीवेटर से 2 बार जुताई कर करके उसमें पाटा चला लें। पाटा चलाने के बाद तब जब खेत समतल हो जाए तो उसमें अरहर की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। जहाँ तक प्रभेदों का चयन है, अरहर में हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से एक अच्छी प्रभेद निकली है राजेंद्र अरहर 2, जो कि पहले बहार वैरायटी हमारी थी जो बहुत पुरानी हो गई है, उसी के समतुल्य है। इसके अलावा राजेंद्र अरहर 1 है, IPA 203 है, IPA 206 है, पूसा 151 है। इस सब वैरायटी का आप चयन कर लें। बुआई के पहले 1 हेक्टेयर ज़मीन की बुआई के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के पहले आप 4 पैकेट राइजोबियम कल्चर, 4 पैकेट फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया का कल्चर से आप उसको उपचारित करके छाया में सुखा दें। छाया उसके बाद उसका बुआई के लिए आप प्रयोग करें। बुआई का उपयुक्त समय 1 जुलाई से लेकर करके 31 जुलाई तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए नॉर्मली किसान बंधु छिटाई कर देते हैं, जिस तरह से कहीं पर ज़्यादा पौधा हो जाता है, कहीं पर पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इस तरह से उनको जो उपज में मिलना चाहिए वो उपज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि बुआई सदैव इसकी कतार में करें। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार में पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुआई करें। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की पूरी मात्रा का व्यवहार आप बुआई के समय ही ज़मीन में करें। बुआई के जो कतार आप बनाते हैं उस कतार के दूसरे उस साइड में दूसरा कतार बना करके उसमें आप उर्वरक का व्यवहार करें। ऐसा न करने से अगर आप उसको छींट देते हैं तो खरपतवार के पौधे भी उसका उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि आपकी फसल उसका बढ़वार खरपतवार का ज़्यादा हो जाता है और आपके पौधे को दबा देता है। इसलिए आप जो कतार बनाते हैं बीज के लिए उसी के बगल में दूसरी कतार बना करके उर्वरक का व्यवहार करें। इसमें चूँकि एक खरीफ मौसम की फसल है, इसमें बहुत खरपतवार निकलते हैं। तो खरपतवार के प्रबंधन के लिए आप 2 हमारे पास पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं, क्विजलोफास इथाइल। इसके 100 ग्राम सक्रिय तत्व को 600 लीटर पानी में घोल करके
बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर समान रूप से खेत में छिड़काव कर दें। और दूसरा है इमेजेथापायर, इसके भी 100 ग्राम सक्रिय तत्व को 600 लीटर पानी में घोल कर करके बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। फूल आते समय कीड़ों का प्रकोप इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 2 तरह के कीड़े लगते हैं, एक पार्ट बोरर, एक पार्ट फ्लाई। तो पार्ट बोरर और पार्ट फ्लाई को अगर समय से नियंत्रित नहीं किया गया तो वो बहुत ज़्यादा उपज में इसमें हानि आ जाती है। इंडक्सा कार्ब को 1 लीटर में 1 ml डाल कर करके जब उसमें 50% फूल निकल जाए तो उसका छिड़काव करें। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा से 2 तकनीक डेवलप की गई है। अगर किसान बंधु इसका उपयोग करते हैं तो उनके उपज में 15 से लेकर के 25% तक करके वृद्धि हो जाती है। पहली तकनीकी है मेड़ पर अरहर की बुआई। आप जो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी है, उस कतार में 45 सेंटीमीटर चौड़ा 30 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बनावें और 2 मेड़ के बीच में 15 सेंटीमीटर का नाली रहे। और इससे होता क्या है, जो एक्सेस पानी बरसात के मौसम में आता है वो ड्रेन कर करके खेत के बाहर चला जाता है। इसके अलावा इसमें जो उकठा रोग लगता है उसका भी प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि मेड़ पर रहने के वजह से इसके पौधों में जो इसकी जड़ का विकास अच्छी तरह से होता है और इसके जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाते हैं। चला इसका लेटरल भी डेवलपमेंट अच्छा होता है, जिसके वजह से वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरह से होता है। इसके अलावा अगर आप फ्लैट बेड पर बिना मेड़ की बुआई करते हैं, उसकी तुलना में 18 से लेकर करके 24% तक इसके उपज में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः किसान बंधु अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं, ज्वार की खेती करते हैं, बाजरा की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, तिल की खेती करते हैं। ये सब 2 अरहर के कतारों के बीच में इसकी खेती करते हैं। और अरहर की बुआई हम देर तक सितंबर महीने तक करते हैं। और ऐसी स्थिति में भी प्रभेद का चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक प्रभेद का चुनाव है, हमारी एक बहुत पुरानी वैरायटी थी शरद, इसी के लिए सितंबर अरहर की बुआई के लिए वैरायटी डेवलप की गई, लेकिन ये बहुत पुरानी वैरायटी हो गई है। इसलिए हमें राजेंद्र अरहर 1 हमारी जो वैरायटी है उसको आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा 9 है, पूसा 9 का भी आप प्रभेद का चयन कर सकते हैं। जो उर्वरक का व्यवहार करते हैं तो उर्वरक का व्यवहार छीट कर करके खेत में न करें। 2 जो जहाँ कतार बनाते हैं अरहर के पौधे का, उसी के बगल में दूसरा कतार बना कर करके उसमें प्लेसमेंट, उसका बैंड प्लेसमेंट करें फर्टिलाइजर का। तो इससे होता है कि आपके जो फसल के पौधे हैं उसका अधिक उपयोग कर लेते हैं, खरपतवार उसके पौधे उसका कम उपयोग कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप खरपतवार का प्रबंधन करते हैं, बुआई की विधि को आप करते हैं और कीट व्याधि का प्रबंधन करते हैं, तो इससे आपको 18 से लेकर करके 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि अरहर की खेती का वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, किस तरीके से उसकी बुआई करनी है, किस तरीके से उसके ट्रीटमेंट्स करने हैं और कैसे आपको एक अच्छी उपज मिल सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आने वाले सप्ताह यानी कि 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2024 तक का मौसम कैसा रहने वाला है। अगले 24 से 48 घंटों तक मॉनसून के अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से 7 जुलाई की सुबह तक मैदानी एवं तराई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। 7 जुलाई के दोपहर के बाद भी हल्की हल्की वर्षा की संभावना है। गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में 7 जुलाई की सुबह तक भारी वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है।
पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का भी अनुमान है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आने वाले सप्ताह यानी कि 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का मौसम कैसा रहने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने मौसम को देखते हुए क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। वर्षा जल का लाभ उठाते हुए जिन किसानों के पास धान का बिचड़ा तैयार हो, वे नीची तथा मध्यम जमीन में रोपनी करें। धान की रोपनी के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी की जांच के आधार पर करें। जिन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है, वहां सूर्यमुखी की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। पहले से तैयार जमीन में फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का कार्य करें। किसान भाई गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों के प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि इस सप्ताह का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने जाना कि किस तरीके से अरहर की खेती करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। साथ ही साथ हमने आपको मौसम की जानकारी भी दी। अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके किसी भी प्रकार के सुझाव हो या सवाल हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।